नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बाबा की घिनौनी करतूत, एक महिला को बनाया हवस का शिकार। अर्धनग्न स्थिति में महिला की सड़क पर मिली लाश। जमीन को लेकर हुई हत्याकांड में छोटा भाई समेत कई ब्रोकर गिरफ्तार। मुख्य आरोपी है अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर। और स्कॉर्पियो गाड़ी से पुलिस की वर्दी में पहुंचे लोगों ने कई गांवों से चुराई बकरी। शोर शराबा होने पर गाड़ी और बकरी छोड़कर हुए फरार। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक ढोंगी बाबा ने एक महिला को अपनी हवस का शिकार बना लिया। महिला ने जब उसे बेनकाब करने की बात कही तो बाबा ने उसे मौत के घाट उतार दिया। मंगलवार की सुबह अर्धनग्न अवस्था में सड़क पर महिला की लाश मिली। 2 दिन पहले शहर के एक मंदिर के पुजारी ने शरीर पर आए जिन को भगाने के नाम पर 30 वर्षीय एक महिला से दुष्कर्म किया। महिला ने बाबा की करतूत की पोल खोल दी, जिसके बाद महिला की हत्या कर सड़क पर शव फेंक दिया गया। घटना नगर थाना के पंकज मार्केट की है। मंगलवार को रोड पर अर्धनग्न स्थिति में महिला का शव मिला। महिला के सिर में गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। महिला मूल रूप से वैशाली जिले के गौरौल थाना इलाके की थी। 2 बच्चों के साथ वह पंकज मार्केट इलाके में किराए के मकान में रहती थी। उसका पति मध्य प्रदेश में एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करता है। पड़ोस की ममता देवी ने बताया कि 2 दिन से मृतका टेंशन में थी। वह बताई थी कि बच्चों को कमरे में बंद कर बाबा ने उसके साथ गलत काम किया है। उसने पति को भी कॉल करके घटना की जानकारी दी थी। उसने कहा कि कल सुबह का सूरज वह नहीं देख पाएगी। सोमवार की रात 11 बजे वह घर से निकली थी। रात भर वापस नहीं आई। सुबह में उसका शव सड़क पर मिला। मृतका की 12 वर्षीय बेटी से भी पुलिस ने पूछताछ की। उसने भी हैरान कर देने वाली बात कही है। एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित का कहना है कि दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने के सबूत नहीं मिले हैं। स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला कि मृतका का मानसिक स्थिति बीते 2 दिन से ठीक नहीं थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बाबा वाली बात की भी छानबीन की जा रही है। एगो पंडित जी आए थे ना, वो मम्मी को कहे कि चलो हम तुमको माथा पर हाथ धरेंगे ना तो ठीक हो जाओगी तुम। एक बार कहे कि 100 रुपया का हुमार और है ना ले आना सब, तो हम कर देंगे ठीक तुमको। फिर है ना शुक्रवार को आए थे 8 बजे रात को। हमको है ना रूम में कर दिया। इधर है ना बरामदा में आके मेरी मम्मी के साथ कुछ किए हैं। पंडित जी पहले भी आते थे? पहली बार आए? कहाँ के पंडित जी? गरीब स्थान। नाम पता है पंडित जी का? पहचान जाएगी, देखेगी तो देखिए। देखने को हो सकता है पता देख ले है, देखने में इतना तो पूछवा नहीं है। मम्मी का तबीयत भी खराब था पहले से? जानते हैं, बस मम्मी के मम्मी से हम लोग जानते हैं। पड़ोसी में रेंटर थी। हाँ साथ में। कैसा स्वभाव तो अच्छा था, ना कहीं जाती आती, चौका बर्तन करती थी, दोनों बच्चा के परवस्ती चलाती थी। क्या लग रहा है उनका है ना, कल कह रही थी कि हम है नहीं बचेंगे, सूरज उगने से पहले हम मर जाएंगे, हमको लोग बुला रहा है। हम बोले ऐसा क्या बोल रहे हैं, हमको देह पर जीन है। फिर कल हम बोले सुनने में आया है कि कोई बाबा आए हुए थे, तो हाँ दीदी बहुत गलती घटना हो गया हमसे, गलती हो गया है, मेरे साथ बाबा जो है ना गलत काम किए हैं,
सो बहुत बच्चा सबको घर में रख के हमको बालकनी में 20 मिनट रखा है। बहुत गलत हो गया हमसे। फिर अपना पति से भी बात किए कि आप लोग आ रहे हैं, हम आपको कहेंगे। रात में कितना बजे निकली? 11 साढ़े 11 बजे रात को निकली। पहले ऐसे कभी रात में नहीं, पहले है ना काम करके 8 से 9 बजे एंट्री कर देती थी। तब वो लौट आए। हाँ, कहाँ के बाबा आए तो किसी को पता चला? उनकी बेटी से पूछिए ना। बाबा को हम देखे नहीं, हमको कोई बोला तो हमको जानकारी हुआ तो कल हमने पूछे तो तब हमको सच बताई तो हम बोले कि से बाबू काहे बाबा का घर पर बुलाए। पहले भी बाबा कभी आते जाते मतलब मैं कभी नहीं सुनी। उनके घर में कोई जेंट्स आई भी नहीं करता था। पहला फर्स्ट बार हुआ इनके घर में कोई जेंट्स। आज सुबह टाउन थाना क्षेत्र में पंकज मार्केट स्थित एक गली में सूचना मिला कि एक महिला का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तो उसी का जब सत्यापन किया गया तो उसमें सामने आया कि वो महिला का शाम को कल रात में 11-12 बजे के आसपास भी ERSS का कॉल आया था कि इस तरह से एक महिला है जो पंकज मार्केट की गली में चिल्ला रही है। तो ERSS की टीम गई थी और जाकर के उसको अपने घर में बिठा दिया था। उसके बाद में रात में 3 साढ़े 3 बजे के पास में वहाँ पे जो एक सफाई कर्मी है जो नगर निगम की तरफ से सफाई का काम करता है, उसके द्वारा उससे भी पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वहाँ पर तब तक कोई बॉडी नहीं थी, लेकिन 5 बजे के आसपास में एक डेड बॉडी वहाँ के लोकल लोगों ने देखी है। तो इसके इंक्वायरी में अभी तक की जो इंक्वायरी में सामने आया है कि एक वहाँ का एक लोकल बाबा है जो फ्राइडे को उससे मिले हैं, क्योंकि महिला कुछ टाइम से परेशान चल रही थी। तो उसका इसी क्रम में वो उससे मुलाकात हुई और जैसा उसकी बच्ची का कहना है कि उसके द्वारा शायद उसके साथ में गलत काम किया गया और तब से वो शायद परेशान चल रही थी महिला। और उसी क्रम में शायद कल, अब ये एग्जैक्टली कहना मुश्किल है कि उसकी मृत्यु का कारण क्या है, लेकिन कल उसकी फिर डेड बॉडी मिली है। आगे सर इसमें क्या कुछ? इसमें हम लोगों ने इंक्वेस्ट करके पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया है और हम लोग वो भी चीज़ पता कर रहे हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट है या नहीं है, क्योंकि हमें प्राइमा फेसी वो चीज़ नहीं मिला है। और सेकेंडली हम लोग इसमें फैमिली का वेट कर रहे हैं कि वो आवेदन दें और हम लोग फिर उसमें बेहतर कानूनी कार्रवाई कर सकें। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर में जमीन की खातिर हुई गला रेत कर हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हत्या में शामिल मृतक के छोटे भाई और कई जमीन ब्रोकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी शराब माफिया रवि सहनी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। गिरफ्तार आरोपियों में मृतक का छोटा भाई रवि कुमार सहनी, शेखपुर के जमीन ब्रोकर चुनचुन सहनी, राजू राय, उपेंद्र सहनी, नंदू सहनी उर्फ सीताराम, छतन सहनी और रोहन सहनी है। पुलिस की माने तो ये लोग डरा धमका कर जमीन लिखवाने की कोशिश की थी। इस संबंध में ASP टाउन अवधेश दीक्षित ने बताया कि मृतक गन्नौर सहनी 3 भाई है। छोटे भाई ने स्थानीय शराब माफिया रवि सहनी से जमीन का सौदा 25 लाख में की थी। एडवांस के तौर पर शराब माफिया ने 5 लाख रुपए दे दिए और जमीन हासिल करने के लिए वारदात को अंजाम दे दिया, क्योंकि मृतक गन्नौर सहनी इस सौदे का विरोध कर रहा था। उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी शराब माफिया रवि सहनी फरार है। दिनांक 1/10/2023 को अहियापुर थाना अंतर्गत शेखपुर ढाब में एक व्यक्ति है गन्नौर सहनी, जिनका निर्मम तरीके से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। और इसमें प्राइमा फेसी जो इंक्वायरी हुई थी और FIR रजिस्टर करने के बाद में जो अनुसंधान हुआ है उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं उनमें से मेन फैक्ट्स ये हैं कि उसका गन्नौर सहनी और ये 3 भाई थे। 3 भाइयों में से जो छोटा भाई था रवि सहनी, उसने इनके घर वालों की कुछ ज़मीन थी जो इसकी माँ के नाम पे और इसके दादाजी के नाम पे थी, उसको बिना इसके घर वालों की परमिशन से और बिना कोई बंटवारे के एक वहीं का लोकल शराब माफिया है रवि सहनी, जिसके नाम पे लिख दिया था। और रवि सहनी ने इस एवज में इसको 22 लाख रुपए प्रॉमिस किए थे, जिसमें से 6 लाख रुपए उसने अकाउंट और कैश में दिए। और उसी के एवज में उसने 2022 से लेकर के अब तक से ज़बरदस्ती 5 दूर, 8 दूर, 10 दूर और 3.5 दूर, टोटल लगभग 26.5 दूर के आसपास ज़मीन इससे, जो इसके पूर्वजों की या फिर घर वालों की ज़मीन थी, वो इससे लिखवा ली है। और इसमें जितने भी लोग शामिल थे उनमें से कई सारे ब्रोकर हैं लोकल, जिनमें एक चुनचुन सहनी नाम का व्यक्ति भी है जो इस पूरे अभी तक का जो ज़बरदस्ती ज़मीन धोखाधड़ी से लिखवा लेने और उसके बाद में कब्जा करने में शामिल रहा है। इसी क्रम में हम लोगों ने 7 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें से जो इसका छोटा भाई है
रवि कुमार, एक राजू राय है, एक उपेंद्र सैनी है, ये सब शेखपुर के रहने वाले हैं। एक नंदू सैनी है, सीताराम सैनी, झापत सैनी और रोहित सैनी। इन 7 लोगों को अभी तक हमने गिरफ्तारी किया है। ये 7 लोग ऐसे लोग हैं जो पिछले 1 साल से लगातार इसकी फैमिली को परेशान करते आए हैं और कहीं ना कहीं धोखेधड़ी से और ज़बरदस्ती ज़मीन लिखवाने और कब्जा करने में इन लोगों का सबका हाथ रहा है। इसके अलावा इनका जो मेन जो मास्टरमाइंड है वो रवि सैनी है, उसकी हम लोग की तलाश जारी है और जल्दी हम लोग उसको गिरफ्तार कर लेंगे। और भी जो लोग मारने में उसको शामिल थे उन लोगों का भी, कई लोगों का नाम पता किया गया है और उन लोगों को भी गिरफ्तारी के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। भाई का सर क्या रोल है इसमें? भाई का मेन रोल ये है कि पूरा जितना भी विवाद का जड़ भाई है, भाई ने बिना अपने मम्मी की परमिशन के या फिर अपने दादाजी की परमिशन के ज़मीन को लिखा लिया, जबकि उसका अभी तक कोई हिस्सा नहीं है। और इस सब में उसको उकसाने वाला चुनचुन सैनी है और लिखा नाम अपनी ज़मीन करवाने वाला रवि सैनी है। रवि सैनी के पहले से कोई आपराधिक इतिहास? रवि सैनी एक यहाँ का लोकल शराब माफिया है। पहले भी इसके कई सारे ट्रक्स को हमने पकड़ा है और कई बार इसके घर वाले भी शराब के केस में जेल गए हैं और अभी भी वर्तमान में भी ये इसकी सूचना है कि शराब का कारोबार कर रहा है और उम्मीद है कि हम लोग जल्दी इसको पकड़ लेंगे। मृतक का एक भाई भी सर मिसिंग का सर बात आ रही है, मिसिंग पिछले ये चीज़ सामने आई है कि 6-7 महीने से जो इसका एक बड़ा भाई था शंकर सैनी, वो उसको अपनी जान का खतरा था और जान के खतरे में ये घर से भागा हुआ था। इसी क्रम में इसने कोर्ट में एक अपना कंप्लेन भी किया हुआ था, उस कंप्लेन का भी हमको कॉपी मिला है। और अभी तक ये चीज़ सामने आई है कि क्योंकि कोर्ट जो कंप्लेन हुआ था उसी का नोटिस रवि सैनी को गया था और सेकेंडली जो ज़मीन इसने नाजायज़ तरीके से लिखाई थी उस ज़मीन पे म्यूटेशन पे रोक लग गई थी ये सीओ ऑफिस से। इन्हीं सबसे परेशान होकर के और वो बौखलाया हुआ था रवि सैनी और इसी आक्रोश में फिर उसने उसका मर्डर किया है। रविवार की रात मुजफ्फरपुर के कई गांव से बकरी चोरी हो गई। बताया गया कि स्कॉर्पियो गाड़ी से आए करीब आधा दर्जन लोग पुलिस की वर्दी में थे। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया है। गायघाट थाना क्षेत्र के दहिया और जाया सहित कई गांव से दर्जनों बकरियां चोरी कर ली गई। हंसना गांव में जब वे लोग पहुंचे तो ग्रामीणों ने शोर मचा दिया। सभी गाड़ी और बकरी छोड़कर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौके से एक स्कॉर्पियो और लगभग 1.5 दर्जन बकरी बरामद किया। दहिया गांव की मूर्ति देवी ने दावा किया है कि लगभग 5 की संख्या में बकरी चोरी करने पहुंचे चोर पुलिस की वर्दी में थे। इधर गायघाट थाना अध्यक्ष मोनू कुमार ने कहा कि एक गाड़ी और उसमें रखा करीब 1.5 दर्जन बकरी बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि जिसने अपनी बकरी की पहचान की उसे बकरी दे दिया गया है। पुलिस की वर्दी में चोरों के होने की बात से उन्होंने साफ इनकार किया है। फांसी 1 बजे रात में छुरा दिखाकर नाती के निकाल दिया। हमको तबीयत खराब था, उसी तरह बाहर निकाल कर छुरा बता के खांसी और पाठी उठा लिया। पाठी है सर, दत्तर खांसी नहीं है। कौन उठाया? वर्दी पहना है सर, सरकारी वर्दी है। 5 आदमी से है सर। हाँ सरकारी वर्दी, पुलिस वाला कपड़ा पहने है सर। हाँ जी। हाँ, क्या हुआ? जोर से बोलिए। सर गाड़ी के हम नहीं देखे हैं। हम 5 बजे उठे हैं तो घर खुला हुआ है तो हम हल्ला किए हैं जो हमारे खांसी चोरी हो गया है। तो खांसी मिला? हाँ जी खांसी है। कहाँ है? यह है गायघाट थाना में। अच्छा। हाँ। कैसे पता चला कि थाना पर है? हमारा पता चलल है, आदमी हमरा कहलक जो गायघाट में है खांसी, अति गाड़ी है खराब है जो इसमें बहुत खांसी है, जो इसमें बलू जा जे अति खांसी के अपना चिन्हिया। रात करीब 2:30-3 बजे के आसपास ग्रामीणों द्वारा सूचना मिला कि एक उजला रंग के स्कॉर्पियो जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR01PV 1194 उस पर गांव के बहुत सारे बकरी को जो है उठा करके लेके भागे जा रहे हैं। जिस संदर्भ में पुलिस पीछा किया और पीछा करके पुलिस जो है हंसना स्कूल के पास गाड़ी को पकड़ लिया। पकड़ने के उपरांत जांच पड़ताल किया गया तो उस गाड़ी में 18 बकरी एवं खस्सी बरामद हुआ। आवेदन प्राप्त हुआ। आवेदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कुछ ग्रामीण का ऐसा भी कहना है कि चोर पुलिस के वर्दी में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब ऑन स्पॉट पुलिस वहाँ पे पहुँची, बरामद की गाड़ी, चोर तो सही भाग गए, वहाँ निकले वहाँ पे मौके पर से, लेकिन वहाँ पे उस समय कोई ऐसा सूचना नहीं मिला कि चोर पुलिस के वर्दी में थे या खाकी वर्दी में थे, ऐसा कोई सूचना नहीं मिला।
बकरी जिनका जिनका बकरी था वो थाना पे उपस्थित हुए और जिम्मेनामा पे उन्हें मुक्त कर दिया गया है। जब जरूरत होगा तो उन्हें इस तरह से बुलाया जाएगा। जूनियर महिला डॉक्टर से छेड़खानी करने के मामले में मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल के डॉक्टर नूरुल कमाल पुलिस या कार्रवाई से भले ही बच गए हों, लेकिन उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। डॉक्टर नूरुल कमाल के खिलाफ सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने विभागीय जांच का आदेश दे दिया है। उन्होंने अधीक्षक डॉक्टर BS झा और उपाधीक्षक डॉक्टर NK चौधरी से जवाब मांगा है कि कैसे एक आयुष चिकित्सक इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे थे। पूरी घटना को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए कहा कि मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी मैं सोकोज का एक चिट्ठी बनाया हूँ, सुपरिटेंडेंट से मैं सोकोज कर रहा हूँ कि वहाँ पर क्यों लगाया गया था आयुष डॉक्टर को। आयुष डॉक्टर को इंडिपेंडेंट इमरजेंसी में लगाने का कुछ नहीं है और किस परिस्थिति में घटनाएं हुई, ताकि ये दुखद समाचार पत्र में ये मिला है देखने को। तो इस तरह की घटना के लिए मैं उनसे वस्तुस्थिति पूछ रहा हूँ। वस्तुस्थिति बताने के बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर में डेंगू का केस बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार को 3 नए मरीज मिले हैं। मीनापुर के एक कांटी और एक मरीज साहिबगंज का है। वहीं मोतीपुर के मरीज की डेंगू से मौत हो गई है। इसी के साथ डेंगू से मरने वाले मरीजों की संख्या 3 हो गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि SKMCH में 70 यूनिट प्लेटलेट स्टोर में है। हर दिन 10 से 12 यूनिट की खपत हो रही है। उन्होंने बताया कि SKMCH में फिलहाल 8 मरीजों का इलाज चल रहा है। 152 अभी तक केस है। एक चिकनगुनिया का लेकर के 153 हुआ और 3 डेथ है। एक इधर मोतीपुर का डेथ हुआ है। पहले तो एक था सरिया प्रखंड का बसंतपुर का था और एक यहाँ इसके पास था बैरिया चौक का, चांदनी चौक के पास का था। ये 3 डेथ है। केस सभी बहुत सीरियस नहीं है। एक्टिव केस एक्टिव केस अभी 11 या 12 था, एडमिट था, वही एक्टिव था, नहीं तो सब केस एक्टिव नहीं। पहले जो 2 डेथ थी सर उनकी ट्रेवल हिस्ट्री थी, उसकी है क्या? हाँ, इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि ये जो केस जो मोतीपुर वाला है ये अभी तक तो कंफर्म में कहीं कुछ रिपोर्ट नहीं आया कि बाहर से आया था, आने का हिस्ट्री नहीं है। लेकिन वो दोनों का ट्रेवल था, दोनों एक ही जगह से दीमापुर से आए थे। नए वाले का क्या जानकारी, कहाँ से मरीज? नए वाला मोतीपुर का है, मोतीपुर का मरीज है, लेकिन उसका ट्रेवल हिस्ट्री की कोई हिस्ट्री नहीं है। मौत कहाँ पर हुई है? मौत तो मेडिकल कॉलेज का है। SKMCH से पहली मौत? हाँ। कुल कितनी मौत हो चुकी है डेंगू से? क्या कुल कितनी मौत हो चुकी है? 3 अभी तक मुजफ्फरपुर जिले में 3। भर्ती कितना है इलाज? भर्ती अभी 11 केस कल तक था, आज का उसमें से कई को डिस्चार्ज हुआ नहीं। मंगलवार को मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती बच्चों के लिए खेल कमरे का शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा और ICDS की DPO चांदनी सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस दौरान भर्ती बच्चों को पोषण की टोकरी उपहार स्वरूप दी गई। सिविल सर्जन डॉक्टर यूशी शर्मा ने बताया कि पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चों को 14 दिन रखकर कुपोषित बच्चों का इलाज किया जाता है। वहीं DPO चांदनी सिंह ने कहा कि खेल घर शुरू होने से यहां भर्ती बच्चे इलाज के दौरान भी अपना खेल कूद जारी रख सकेंगे। नहीं, ICDS ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही बनाया गया है, अलग नहीं है। हाँ, क्योंकि हम दोनों का उद्देश्य एक ही है, स्वास्थ्य और ICDS का, कि कुपोषण की दर में कमी लाना, उसको प्रॉपर स्वास्थ्य जांच कराना, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना। तो उसी दिशा में एक मुजफ्फरपुर जिला की स्वास्थ्य और ICDS के द्वारा हम लोग NRC में बच्चे को आज हम लोग पोषण माह में बच्चे को भरने का अभियान चलाए थे, जिसमें 11 बच्चे अभी हमारे पास हैं। कुछ बच्चे चले गए हैं और हम और सिविल सर्जन महोदय साथ में मिलकर बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट है जो देंगे और साथ ही इस प्लेइंग जोन का हम लोग उद्घाटन किए ताकि बच्चे यहाँ कंटिन्यू कर सकें। मेन हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे आते तो हैं, गाँव से आ जाते हैं, लेकिन वो टिकते नहीं है। 14 दिन उनको रहना है, खाना पीना निःशुल्क है उनका, लेकिन फिर भी वो घर में अन्य व्यवस्थाओं के कारण माएँ भी यहाँ रहना पड़ता है उनको, तो बाकी गार्जियंस फिर ले जाते हैं कि खाने की दिक्कत हो गई। तो हम लोग वो काउंसलिंग भी करना चाह रहे हैं माताओं से मिलकर, इसी उद्देश्य से हम लोग आज आए। प्लेइंग जोन यहाँ पर एक बना है, जिसके चलते बच्चों को जो यहाँ NRC में भर्ती रहेंगे उनको खेलने में सहूलियत हो और उससे इन लोगों का एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। माँ बाप और बच्चों को यहाँ NRC में डालना चाहेंगे, इसी के लिए किया गया।
शिल्पकार एवं कामगारों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई जन कल्याणकारी योजना पीएम विश्वकर्मा योजना का वेबसाइट पोर्टल के शुरू होने पर भाजपा ओबीसी मोर्चा की ओर से मंगलवार को मुजफ्फरपुर के आमगोला के सीएससी सेंटर पर कैंप लगाकर भारी संख्या में शिल्पकार एवं कामगारों का निःशुल्क पंजीकरण कराया गया। मोर्चा के जिलाध्यक्ष विकास गुप्ता आदित्य के नेतृत्व में पंजीयन कराने आए हजारों की संख्या में शिल्पकार एवं कामगारों को पंजीकरण रसीद दिया गया। मौके पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री आकाश पटेल, उपाध्यक्ष राकेश रंजन, मंत्री अनिल कुमार, काव्या मेहता, मीडिया प्रभारी रवि कुमार, विक्की प्रजापति, कार्य समिति सदस्य नरेश महतो सहित कई अन्य नेता उपस्थित रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे और विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर जन कल्याणकारी योजना का उद्घाटन हुआ था, जो कि उन्होंने दिनांक 17 सितंबर को इस जन कल्याणकारी योजना का शुभारंभ किया था। विशेष रूप से यह ओबीसी वर्गों में शिल्पकार समाज एवं कामगारों के लिए यह योजना का शुभारंभ हुआ है और आज इसी के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के तत्वाधान हम लोगों ने शिल्पकार समाजों और कामगारों के लिए हम लोगों ने पीएम विश्वकर्मा योजना का पंजीकरण कराया है। भारी से भारी संख्या में लोग अभी यहाँ पे सीएससी सेंटर में अभी पंजीकरण करा रहे हैं और मैं आग्रह करूँगा सभी आम और आवाम से आग्रह करूँगा, सभी शिल्पकार समाज और कामगारों से मैं आग्रह करूँगा कि अधिक से अधिक इस जन कल्याणकारी योजना का लाभ उठाएं। फसलों के एमएसपी कानून बनाने, बिहार को अकाल क्षेत्र घोषित करने, सिंचाई के लिए प्रतिदिन 14 घंटे निःशुल्क बिजली देने, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त ट्रेड यूनियन ने मुजफ्फरपुर समाहरणालय में धरना दिया। एआईकेएमकेएस के जिला सह सचिव रुदल राम ने कहा कि केंद्र सरकार ने एमएसपी लागू करने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस कानून को लागू नहीं किया गया। भारत सरकार के मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र ने किसान आंदोलन के समय किसानों पर ट्रैक्टर चलाकर हत्या कर दी थी, जो जेल से रिहा हो चुका है। सरकार मुकदमा को आगे बढ़ाते हुए टेनी को गिरफ्तार कर सख्त सजा दी जाए। आज का जो धरना कार्यक्रम है वो संयुक्त किसान मोर्चा की ऑल इंडिया आह्वान पर है। 3 अक्टूबर को आज पूरे संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ऑल इंडिया आह्वान है कि जिले के सभी जिला मुख्यालयों पर आज किसान शहीद दिवस के रूप में कार्यक्रम करना है। आज 3 अक्टूबर 2021 को ही बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र के द्वारा किसानों के द्वारा की जा रही सभा पर गाड़ी चला दिया था, जिसमें 6 किसानों को कुचल के मार दिया और घायल हुए। एक पत्रकार को भी कुचल दी गई, उनकी भी मौत हुई। उसको शहीद दिवस के रूप में काला बिल्ला लगा करके लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और किसानों के जो लंबित मांगे हैं, एमएसपी पर कानून बना, पेंशन देने, 2006 में यहाँ नीतीश सरकार के द्वारा जो मंडी है बाजार समिति एपीएमसी, उसको बंद कर दिया गया था, उसको चालू करने, बिजली बिल अध्यादेश 2022 को रद्द करने, इन सब सवालों को लेकर पूरे बिहार को अकालग्रस्त घोषित करने के लेकर आज एक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज का कार्यक्रम है 14 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को वार्ड सदस्य पंच संघ ने मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में धरना दिया। वार्ड सदस्यों का कहना है कि उनको मिलने वाले भत्ते में वृद्धि की जाए। इसके अलावा सांसद और विधायक के तर्ज पर वार्ड सदस्य और पंच को पेंशन दी जाए, साथ ही नल जल के देखरेख की राशि भी मिले। संघ के जिला अध्यक्ष अमरेंद्र तिवारी ने कहा कि सरकार वार्ड सदस्यों को मात्र 500 रुपये प्रति माह देती है। इस दौर में एक दिन की सबसे कम मजदूरी 500 है, लेकिन सरकार इसे महीने के रूप में दे देती है। मुख्यालय के समक्ष पूरे मुजफ्फरपुर के वार्ड सदस्य पंच एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य सरकार से 14 सूत्रीय मांग को लेकर के आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। वही राज्य सरकार से हम कहना चाहते हैं, जैसे विधायक की विधायक निधि होती है, सांसद का सांसद निधि होता है, मुखिया जी का वित्तीय आयोग होता है, उस तरह से वार्ड सदस्यों को भी अधिकार दिया जाए। वार्ड पंच को राज्य सरकार अछूत करके रखे हुए है। बिहार सरकार वार्ड सदस्यों को चुनाव क्यों कराती है? महात्मा गांधी जी की सपना थी
कि जब तक ले गांव समृद्ध नहीं होगा तब तक ले देश समृद्ध नहीं होगा। यह महात्मा गांधी जी की सपना को साकार करने के लिए वार्ड सदस्य, पंच, मुखिया जी की चुनाव हुई। मुखिया जी लोग अपनी लड़ाई लड़ करके अधिकार ले रहे हैं। वार्ड सदस्यों को योजनाओं से अलग रखा गया है। इससे राज्य सरकार को कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार हम लोगों को भी कुछ हक और अधिकार दे, ताकि हम भी चुने हुए जनता की कड़ी से चुने हुए आए हैं, हमको भी कुछ काम करने का अवसर मिले, जो जनता के बीच जाकर के काम करे। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर समक्ष बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के आंगनबाड़ी सेविकाओं ने 5 सूत्री मांगों को लेकर समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। संगठन के प्रखंड अध्यक्ष सिंपी कुमारी ने कहा कि मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगा। आज सरकार के विपक्ष में हम लोग आके आज हम लोग यहाँ से कार्यालय से लेकर और पीएससी होते हुए गांधी मैदान होते हुए हम लोग मार्च किए हैं, क्योंकि हम अपने मार्च के दौरान सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। कितने दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है? ये 29 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। मांगों को लेकर हम लोग के मुख्य 5 मांग है, इसके लिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आए हैं। मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग अनिश्चित पे रहेंगे, काम को सारा बंद करके हम लोग ऐसे ही धरना में बैठे रहेंगे, आक्रोश रूप लेंगे। चला मुझे तो मैं यहाँ आया, इनका आवाज़ बनने का कोशिश कर रहा हूँ कि इनका आवाज़ थोड़ा ऊपर भी जाए, और ये आवाज़ तो अपना धरना प्रदर्शन के माध्यम से पहुँचा ही दिए हैं, लेकिन हम लोग भी चाह रहे हैं कि समाज और जो इनसे जुड़े लोग हैं वो इनका आवाज़ बने और इनके जो मांग है उसमें उनका समर्थन करें, और वाजिब मांग है। इनके आवाज़ को आप कैसे ऊपर तक ले जाएंगे? आवाज़ को ऊपर आपके माध्यम से जा ही रहा है। इसके बाद हम खुद मिलेंगे मंत्री से, उप मुख्यमंत्री से, और इनका मांग को जायज़ मांग है, कोई गलत मांग नहीं है। एक मजदूर भी 400 से 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है, और इनका जो मजदूरी है ये सिर्फ है 5950 रुपये। इसमें एक घर का गुजारा नहीं होता है, और हमको नहीं लगता है कि जितना इनका योगदान है वो 5950 रुपये में ही तोल दिया जाए, और इनका बढ़ना चाहिए। गरीब जनता पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण ने कहा है कि पूरे बिहार के लोगों को बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए जातिगत आंकड़ों पर संदेह हो रहा है, क्योंकि 13 करोड़ लोगों को कई कैटेगरी में इतनी जल्दी कैसे गिनती की गई। उन्होंने कहा कि सिर्फ खानापूर्ति और अपने राजनीतिक फायदे को ध्यान में रखकर सत्ता पक्ष ने ऐसा किया है। पूरे बिहार में कई समुदायों के नेतृत्वकर्ता एवं प्रमुख नेताओं ने जनगणना से पहले ही कई जातियों को 2-3 अलग अलग कैटेगरी बनाकर गणना करने पर आपत्ति जताई थी, लेकिन सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया, और अब कई समूहों ने आंकड़ों पर आपत्ति जताई है, क्योंकि कई जगहों पर सरकार की टीम गई ही नहीं, तो आंकड़े कैसे लिए गए। कई लोगों ने शहर एवं गांव दोनों जगह नाम दर्ज करवाया, तो ऐसे में कैसे सटीक गणना हुई। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीनबंधु क्रांतिकारी ने कहा कि सरकार के मंशा पर इसलिए भी संदेह है कि सरकार ने आर्थिक जनगणना अभी तक क्यों नहीं जारी की है। हम लोगों का कहना है कि जातीय जनगणना जो जारी किया गया है बिहार में, केवल नीतीश जी और लालू जी अपने राजनीतिक फायदों के लिए जारी किए हैं। उसका धरातल पर कोई मतलब सत्यता का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि हमारे अलावा बिहार के हजारों ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो इस जनगणना से असंतुष्ट हैं। इतना जल्दी इतने लोगों का कैसे गणना हो गया? जो लोग बाहर रहते हैं उनका गणना कैसे हो गया? कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो गांव में और शहर दोनों जगह रहते हैं, उसका गणना कैसे हुआ? बहुत सारे लोगों से हम लोगों की बात भी हुई है कि हमारे टोला में तो कोई ऐसा नहीं किया, अब कहीं एक जगह बैठ गए, कहीं पे वहाँ गणना कर लिए। तो ये इसमें कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। राजनीतिक रूप से राजनीतिक गलियारों में एक दबाव बनाने के लिए, लोगों को मानसिकता पर एक प्रभाव डालने के लिए कि हमारा इतना संख्या है, किसी का घटा दिए अपने फायदे के लिए, किसी का बढ़ा दिए, इस तरह से सरकार की है। इसका कोई सत्यता नहीं है। अगर सत्यता है, सरकार यह दावा करती है कि हमारा जो जनगणना किया गया है वो 100% सत्य है, तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि वार्ड स्तर पर इसको सार्वजनिक किया जाए, कि पता चलेगा लोगों को कि हाँ हमारे वार्ड में इतने लोग हैं और ये फलने जाति के इतने लोग हैं। अगर नहीं करते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार का मंशा इस गणना को अपने हिसाब से करने का था, सार्वजनिक रूप से समाज के हक के लिए कभी भी नहीं रहा है और ना आगे रहेगा।
केवल राजनीतिक चुनाव आ रहा है, इसके लिए एक पॉलिटिकल प्रेशर के लिए कि हमारा इतना है, हम फलना के पुरोधर हैं, हम एकर योद्धा, हम एक बात करते हैं, इसका लड़ाई लड़ते हैं, उसके लिए केवल सीट मांगने के लिए ये लोग जनगणना किया है। इसके अलावा इसका कोई सत्यता और सच्चाई नहीं है। बिहार में जातिगत जनगणना का रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया गया है। इसके बाद सियासी हलचल काफ़ी तेज़ हो गई है। पहले से ही कहा जा रहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी भागीदारी। जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार बिहार में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी की है। इसी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सचिव संजय ठाकुर ने कहा कि जातिगत जनगणना के लिए उनकी पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी। उसी के बाद बिहार सरकार जातिगत जनगणना करने में सफल हुई, लेकिन अब हमें इसका डर लग रहा है कि जो सामंतवादी सोच के लोग हैं वो इस रिपोर्ट का विरोध कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना पूरी ईमानदारी के साथ की गई है और जो रिपोर्ट आई है वह 100% सच है। आप लोगों के साथ जो अभी सरकार, बिहार सरकार के द्वारा जो गणना कराई गई और 1931 जब हमारा देश गुलाम था उस समय जनगणना हुआ था। उसके बाद आज कल बिहार सरकार और हमारे माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के काफ़ी प्रयास के बाद जब उन्होंने बिहार सरकार को, जब प्रतिपक्ष के नेता थे, तो उन्होंने कहा कि जनगणना देश में हो, बिहार में हो, इस इशू पर उन्होंने बजाते आप लोगों से रूबरू होने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे बिहार से दिल्ली तक पदयात्रा करना पड़ेगा, जिसका फलाफल आज सामने आया। बिहार सरकार जनगणना कराई। काफ़ी मशक्क़त के बाद जो भाजपा के तथाकथित लोग जो कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भी गाली देने का काम किया था, वैसे लोग इस गणना के विरोध में न्यायालय में जा कर के पूरी प्रयास किया कि गणना नहीं हो, क्योंकि जो 1931 में सरकार उस समय की जो थी, उन्होंने जब जनगणना कराया था तो जो जनगणना का स्वरूप जो था, जिसमें दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की काफ़ी आबादी थी, जिसको दबाने का काम हुआ, पूर्ण रूपेण उसके स्वरूप को प्रदर्शित नहीं किया गया, जिससे जो हक था आज तक हकूक़ से वंचित अति पिछड़ा समाज रहने का काम हुआ। लेकिन जब आज बिहार सरकार, हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी गणना के उपरांत जो दृश्य आया, आज चौंकाने वाला दृश्य है। आपने देखा कि 36.कुछ% अति पिछड़ा की आबादी है। और मैं एक बात काफ़ी बुलंदी से कहना चाहूँगा कि अति पिछड़ा में हम लोगों के समाज को गांव में खास करके, चूँकि मैं नाई परिवार से आता हूँ, खास करके कहा जाता था कि इनकी क्या आबादी है। आज पूरा बिहार, पूरा देश देखने का काम किया कि 1.59% एक मायने रखता है, एक हिस्सेदारी के लिए मायने रखता है, जिसको काफ़ी दबा करके रखा गया और जिसका फल आज तक है कि बिहार के चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा, कहीं भी जो भागीदारी मिलनी चाहिए आज एक भी सदस्य नहीं है। जबकि अति पिछड़ा के इशू पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार चली गई थी और जब उन्होंने इसके हक हकूक़ की बात बिहार में करने का काम किए तो उनको भद्दी गालियां भी दिया गया था। लेकिन आज उनके वंशज किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, क्योंकि 1931 के जनगणना में ही इसकी आबादी को बहुत कमतर आंका गया था। आज देश, बिहार देख रही है और जो अति पिछड़ा की आबादी है, अति पिछड़ा जो गरीब गुरबा समाज है, आज जग चुका है। और आज भी मुझे डर है, एक चीज़ मैं आप लोगों को स्पष्ट बताना चाहता हूं कि जो सामंती सोच जो समाज पर हावी है, जो समाज को अपने
मुट्ठी में लेकर के चलना चाहता है, लेकिन अब वो दिन चला गया। अब सभी समाज के लोग जग चुके हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, अधिकार समझते हैं। जब उन्होंने गणना का विरोध किया, गणना नहीं हो, क्योंकि गणना होने के बाद तो आज दलित, अति पिछड़ा सभी समाज को उसकी जितनी आबादी है वह तो प्रलक्षित हो गया। और जब प्रलक्षित हो गया तो निश्चित उसको उस आबादी के अनुसार हक चाहिए। और जब उस आबादी के हक चाहिए, जब अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, तो मुझे डर एक बात का है कि जो सामंती सोच के लोग हैं पुनः इस गणना के विरोध में किसी न किसी तरह के साजिश को रचने का काम करेंगे, यह मुझे पूरी उम्मीद है। उपेंद्र कुशवाहा फर्जी बताए हैं जाति जनगणना को। अरे तो उपेंद्र जी को तो आप जानते हैं, नेता तो हैं कोई शक, लेकिन वो अपने सोच से अडिग है। उन्होंने कभी कॉलेजिज्म की बात किया था, कभी शिक्षा की बात किया था उन्होंने, लेकिन आज कहाँ चली गई? आज तो सरकार में उनके साथ हैं। तो जहाँ हमारे माननीय जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, राष्ट्रपति महोदय को मंदिर में जाने से रोका गया, अभी नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया, उस पर उनको ध्यान देना चाहिए था कि उनके अधिकार की बात थी। तो इनको तो लूर नहीं है, ये तो कभी अधिकार की बात करते नहीं है। जो लोग इसके विरोध में कोर्ट तक ले जाने का काम किया कि जनगणना नहीं हो, बाद बाकी आप देखेंगे जितने भी दलित, पिछड़ा, गरीब के जो लोग, बच्चे हैं, कोई इस पर सवाल न उठाएंगे और नहीं गए दरवाजे, ये किसी लोगों का बयान नहीं आएगा, ये मेरा मानना है। हिस्सेदारी मिलेगा, हिस्सेदारी की देखिए, जब देश की 74 साल की आज़ादी के बाद पिछड़ा का 3 लोग, जहां 90 लोग सेक्रेटेरिएट में सचिव हैं, 3 लोग पिछड़ा के सचिव बने हुए हैं। 75, 74, 75, 76 साल की आज़ादी के बाद लड़ाई लंबी है, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब लड़ाई होगा तो निश्चित रूप से अब तो समाज जग चुका है, कुछ दिन समय लगेगा। जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी हो, जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी की बात तो हमारे नेता भी कर रहे हैं। हमारे नेता भी कह रहे हैं कि जनसंख्या के अनुसार हिस्सेदारी मिलनी चाहिए सभी जगह, लेकिन मिल नहीं रहा। आज आप एक चीज को, मैंने पिछले दिन भी आप लोगों से वार्ता में कहा था, आज मैं पुनः एक लाइन आपसे बताता हूं। जितनी भी जन सुविधा के सरकार के द्वारा देय होती है, चाहे जितने इंजीनियरिंग विभाग देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग देख लीजिए, शिक्षा विभाग में देख लीजिए, जितने भी ठेकेदारी जिसके द्वारा जन कल्याण योजनाएं चलती है, कितने प्रतिशत दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लोग हैं? तो कास्टों की भागीदारी ज़्यादा है, तो फिर क्या स्वर्ण को भी उसी तरह से भागीदारी मिलेगी? नहीं, तो हमारी सरकार तो कहती है कि जो कमजोर लोग हैं हमारे लिए सब बराबर है। इसमें तो सवर्ण विकास के मामला में तो सवर्ण और पिछड़ा दलित की बात नहीं होती है, जो समाज के कमजोर लोग हैं और सबके लिए प्रावधान है। उसमें भी तो जो कम परसेंटेज है उनका भागीदारी ज़्यादा है वर्तमान में, और जो ज़्यादा है उसकी भागीदारी है। बस यही तो हम लोगों का है कि जो जितनी जिसकी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हम लोग तो यही मांग रहे हैं। आपकी पार्टी भी करेगी उस तरह से? हमारी पार्टी तो बोल चुकी है, हमारे नेता ही कह चुके हैं, हमारे नेता कह चुके हैं इस पर। हमारे नेता को गणना के बाद ही हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने क्लियर कहने का काम किया कि अधिकार के वंचित को इससे बल मिलेगा, गणना के बाद बल मिलेगा, जो आज तक जो समूह अधिकार से वंचित रहे हैं। सभी जाति। भाजपा के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने बताया है कि भाजपा के संस्थापक सदस्य और बिहार भाजपा के भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती को बिहार भाजपा जन्म शताब्दी वर्षगांठ के रूप में मनाएगी। पूरे प्रदेश में 1 महीने तक चलने वाले इन सभी कार्यक्रमों की शुरुआत 5 अक्टूबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन पटना के बापू सभागार में किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी शक्ति केंद्र प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, कमेटी सदस्य और प्रदेश के अधिकारी हिस्सा लेंगे। इस दौरान जनसंघ और भाजपा के पुराने साथियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र के भाजपा और जनसंघ में रहते हुए किए गए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। हम सबके भीष्म पितामह, बिहार भाजपा के भीष्म पितामह श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी की 100वीं जयंती, जिसको हम लोग जन शताब्दी के तौर पर 5 अक्टूबर को मनाने जा रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी 5 अक्टूबर को
पटना के गांधी मैदान के बापू सभागार में आ रहे हैं और उस दिन से श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी की जन्म जयंती की शुरुआत होगी और पूरे 1 महीने तक पूरे बिहार के सभी ज़िलों में भारतीय जनता पार्टी उनकी जन्म शताब्दी वर्ष को मनाएगी। कैलाशपति मिश्र जी का जो जीवन रहा, चाहे वो उनका स्वतंत्रता आंदोलन में जो उनका योगदान रहा, जनसंघ के महामंत्री के तौर पर जो उनका योगदान रहा और बिहार प्रदेश के प्रथम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने दायित्व का निर्वाह किया, घर घर तक कमल को पहुंचाने का काम किया, कार्यकर्ताओं का निर्माण किया, उसी का फल है कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आई है। मित्रों, कैलाशपति मिश्र जी का जो जीवन था वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और मानव के कल्याण के लिए पूर्ण रूप से समर्पित था। श्रद्धेय कैलाशपति जी आजीवन अविवाहित थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र और समाज को समर्पित कर दिया था। बापू सभागार में 5 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम में जनसंघ और भाजपा के जो पुराने हमारे वरिष्ठ साथी रहे हैं, पुराने जो कार्यकर्ता रहे हैं, उन सभी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा के द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अलावा पटना के बापू सभागार में एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी जिसके तहत स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी के द्वारा भाजपा और जनसंघ के सींचने के कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो युवा कार्यकर्ता, हम जैसे कार्यकर्ता हैं, इस प्रदर्शनी के माध्यम से उनके द्वारा किए गए कार्यों को जान सकेंगे। मंगलवार को मुजफ्फरपुर के बलराज विधानसभा क्षेत्र के सिसमा शीतल सिमरम एवं साहेबगंज क्षेत्र के बंगरा पहाड़पुर गांव में प्रधानमंत्री के 9.5 वर्षों के कार्यकाल में आम लोगों के लिए चलाए गए योजनाओं की जानकारी देने के लिए आहूत बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि आज़ादी के 76 वर्ष बीत गए, लेकिन बीते 9.5 वर्षों में मोदी जी ने जिस तत्परता से इस देश की तरक्की के लिए समाज के हर वर्ग के हित में जो कार्य किया है वह काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण की सुविधा, 75 लाख गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन, गरीबों के उत्थान के लिए आवास योजना, अटल पेंशन योजना, किसान सम्मान निधि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से चलाई जा रही योजना, गरीबों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा, गरीब को मुफ्त में अनाज मुहैया कराने की योजना सहित सैकड़ों जन कल्याणकारी योजना के जरिए लोगों को लाभ पहुंचाई गई है। बैठक में राजेश्वर सिंह, पंचायत समिति सदस्य सोनू कुमार सिंह, चंदेश्वर सिंह, जितेश कुमार, दीनानाथ चौधरी, कैलाश भगत, अजय कुमार सिंह, देवेंद्र सिंह, राजकिशोर सिंह, अनुज शाही सहित कई अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के 9.5 वर्षों के कार्यकाल में आम जनता के हित में जो भी कदम उठाया गया है, उन सारे कदमों, सारे योजनाओं से गांव के अंतिम लोगों को रूबरू कराने के लिए मैं लगातार वैशाली लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में घूमकर लोगों के बीच संवाद कर रहा हूं। इसी क्रम में आज बरुराज विधानसभा क्षेत्र के सिसमा एवं शीतल सेमरा गांव में पहुंचा हूं, जहां लोगों के बीच प्रधानमंत्री के 9.5 वर्षों के कार्यकाल में जनता के हित में जो कदम उठाए गए हैं, हम उनसे सब लोगों को अवगत कराए हैं। लोगों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति काफी भरोसा और विश्वास है। खासकर नरेंद्र मोदी जी ने अपने 9.5 वर्षों के कार्यकाल में इस भारत को दुनिया के सामने जिस रूप में स्थापित किया है, लोग इससे काफी
गदगद हैं और सब लोग कहते हैं कि आजादी के बाद पहली बार इस देश में नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्रतापी प्रधानमंत्री मिला है। बैठक में विपक्ष पर लोगों का काफी आक्रोश है, चूंकि विपक्ष के नेता महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, सनातन धर्म पर, हिंदू संस्कृति पर, हमारे धार्मिक ग्रंथ रामायण गीता पर जिस तरह का टिप्पणी कर रहे हैं, ये लगता है कि विपक्ष अपने गुप्त एजेंडा के तहत हिंदू संस्कृति पर लगातार हमला करके समाज में भ्रम और तनाव की स्थिति पैदा करना चाहता है। लेकिन गांव के लोग हर एक चीज और विपक्ष के हर एक चाल को पूरी तरह समझ रहे हैं और कभी भी उनका चाल सफल नहीं होगा। समाज के सभी जाति सभी वर्ग के लोगों का यही स्पष्ट कहना है। खासकर प्रधानमंत्री जी ने उजाला योजना के तहत पिछले दिनों करोड़ों हिंदुस्तान वासी गरीबों को गैस कनेक्शन जो दिया और फिर 75 लाख नया गैस कनेक्शन देने का जो उनका निर्णय हुआ है, लोग इससे काफी प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री किस आवास योजना, किसान सम्मान निधि योजना, बेटियों के लिए सुकन्या योजना, छोटे छोटे उद्योग लगाने वाले लोगों के लिए विश्वकर्मा योजना, साथ साथ अटल पेंशन योजना, जो भी योजनाएं केंद्र द्वारा चलाया गया है उसका 100% लाभ गांव के लोगों को मिले, इसके लिए हम यहाँ उपस्थित भाजपा के कार्यकर्ता, समर्थक और बुद्धिजीवियों से कहा है कि एक विशेष अभियान के तहत लोगों को आप इस योजना से लाभान्वित कराइए और खासकर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड, जिसमें 5 लाख रुपया का समाज के गरीब तबके के लोगों को इलाज का सुविधा प्रदान किया गया है। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा स्थित बाबा सर्वेश्वर नाथ मंदिर महामाया स्थान में मंगलवार को आयोजित सर्व ब्राह्मण सभा में शामिल पंडित प्रभात मिश्रा, आचार्य श्रीदत्त मिश्र, पंडित योगेंद्र शास्त्री, ऋषिकेश उपाध्याय, आचार्य अभिनव पाठक, आचार्य हरिशंकर पांडे सहित अन्य विद्वानों ने कहा कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की उदयाष्टमी तिथि को जितिया व्रत को करना उचित है। 6 अक्टूबर शुक्रवार को नहाए खाए, 7 अक्टूबर शनिवार को यह व्रत रखा जाएगा और पारण 8 तारीख को सूर्योदय के बाद करना उचित है। इस व्रत को माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, समृद्धि एवं उन्नति के लिए रखती है। सभा में विभिन्न शहर एवं गांव के लगभग 200 से अधिक ब्राह्मणों की उपस्थिति हुई। सभी ने विश्व पंचांग का हवाला देते हुए कहा कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की उदयाष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाएगा। हमारी इस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उदयाष्टमी में 7 अक्टूबर को ही व्रत रखा जाए। 24 घंटे का सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक जीवित पुत्री का व्रत रखा जाए। हमारी परंपरा, हमारी आर्ष परंपरा यही रही है कि हम लोग उदय अष्टमी को मानते रहे हैं और अहोरात्र का व्रत होता रहा है। तो हमारी इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 7 अक्टूबर को ही, जिस दिन उदयाष्टमी है, उस दिन व्रत रखा जाए और अगले दिन सूर्योदय होते ही पारण का विधान है। इसमें कोई संदेह नहीं। कंफ्यूजन हो गया व्रतियों के बीच में, कोई कह रहा है नहीं, कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है और वो इसलिए कि एक तो मैथिल निबंध निर्णय में सायंकालीन अष्टमी ग्रहण करने की बात कही गई है, उनकी परंपरा यह रही है। और दूसरा, हमारे वाराणसी कुछ पंचांगों ने भी 6 तारीख को यानी सायंकालीन अष्टमी में इस व्रत को लिख दिया है और इसलिए असमंजस की स्थिति बन गई है। लेकिन पंचांग ही पूर्ण सत्य है या पूर्णतः ग्राह्य है, ये जरूरी नहीं है। हमारे दूसरे धर्मशास्त्र, हमारा ज्योतिष शास्त्र, इसका और हमारी परंपरा जो हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं, ये है कि हम उदय अष्टमी को ही ग्रहण करते रहे हैं और उसी को ग्रहण करें, चाहे जो भी पंचांग लिखें। काफ़ी कन्फ्यूजन है। काफ़ी कन्फ्यूजन है जीवित पुत्रिका को लेकर, लेकिन जीवित पुत्रिका व्रत का सर्व ब्राह्मण सभा में सभी लोग उपस्थित हैं और सारे ब्राह्मण का एक ही निर्णय निकल के आता है कि 7 को व्रत करें, 6 को नहा खाए, 7 को व्रत और 8 को सुबह प्रातः काल में पारण करना उचित है। हमारे सारे विद्वान
उपस्थित हैं। हमारे पंडित सुशील मिश्र, पंडित रत्नेश तिवारी, आचार्य अभिनय पाठक, महंत संजय ओझा, हमारे दीपक तिवारी जी और सुनील पांडे हमारे बड़े भाई, ये सारे लोग उपस्थित हैं। और सभी लोगों का, आचार्य श्रीदत्त मिश्र, पंडित योगेंद्र शास्त्री, शहर के दिग्गज विद्वान, सभी लोगों का एक ही मत है कि सभी लोग जो है 7 के पक्ष में है और 7 को ही व्रत रखना उचित है, 8 को पारण करना उचित है। इतना कन्फ्यूजन लोगों ने पैदा कर दिया है, यह जो है अच्छा नहीं है। इसी के लिए ब्राह्मण सभा बुलाया गया कि सब लोगों का निर्णय एक हो और 7 को व्रत करें। पंचांग हुआ उसमें तो 6 तारीख को दिया हुआ है। पंचांगों में जो 6 को दिया है तो 6 तारीख को 9:21 के बाद यदि सप्तमी शुरू होती है तो पंचांगकार क्या कहेंगे कि सप्तमी में तो भोजन करना चाहिए, तो भोजन करें। और अष्टमी जब शुरू होती है 9:21 तक तो उसके बाद उपवास हो जाएं। कल होकर के 10:21 तक अष्टमी समाप्त होगी तो पारण कर लें। कोई भी व्रत का निर्धारण जो होता है वह 1 अहोरात्र होता है, 24 घंटे का होता है। कोई भी व्रत हमारे यहाँ 28 घंटे, 30 घंटे और 32 घंटे का नहीं होता है। यह सभी ब्राह्मण उपस्थित हैं, सभी लोग बताएं। मंगलवार 2 अक्टूबर 2023 को मुजफ्फरपुर के एमएसकेबी कॉलेज के एनसीसी यूनिट की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही गांधी जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत एनसीसी के एससीटीओ रूपाली कुमारी ने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर की। इसके बाद एनसीसी कैडेट ने कॉलेज परिसर में सफाई अभियान चलाया। मौके पर सीनियर कैडेट उज़्मा फातिमा, प्रिया कुमारी, श्रेया कुमारी और नेहा उपस्थित रही। कार्यक्रम था आज गांधी जयंती के मौके पर एमएसकेबी महाविद्यालय में स्वच्छता अभियान चलाया गया और अपने शहर मुजफ्फरपुर बिहार को स्वस्थ रखने के लिए भी बताया जा रहा है कि यहाँ वहाँ गंदगी ना फैलाए और यहाँ वहाँ ना थूके और अपने शहर को भी स्वस्थ रखें। अपने शहर को क्या, मुजफ्फरपुर क्या, पूरे शहर, पूरी बिहार, पूरे इंडिया को हम लोग साफ़ सफाई करें और लोगों को भी बोले कि साफ़ सफाई करने के लिए और अपने मोहल्लों को भी ये मतलब साफ़ सफाई रखें। भी साफ सफाई ज़रूरी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि है ना बच्चे बीमार पड़ते हैं, यहाँ वहाँ डेंगू से तो अक्सर बीमारी फैल रही है। तो हम लोग है ना मतलब ये गंदगी ना फैलाएं। डेंगू या मलेरिया कोई भी ऐसा भी कोई मच्छर काटने से कोई भी नहीं होगा बीमारी, ज़्यादातर तो बीमारी गंदगी से ही होता है। इसलिए साफ सफाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से घर को करते हो उसी तरह जी हाँ, घर को हम जैसे घर को अपना मानते हैं, शहर भी तुम लोग रहते हैं ना, तो गंदगी यहाँ वहाँ ना फैलाएं और सारे शहर को भी साफ सफाई रखने के लिए भी कहा जाए और बोला जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।